नित्यो रूप अहम सत्यो सत्यांश सत्य स्वरूप अहम आदिदश्च अधाय अशोष्य अहम कृष्णदास अहम कृष्णदास नहं ब्रह्मा विष्णु च रुद्र वसोवा नहं आदित्यो मरुत यक्ष देव नहं बालो वृद्धश्च नारी पुरुष अहं कृष्णदास अहं कृष्णदास अहं जन्म अव्ययो मुक्त सत्य अहं कूटस्थाचल पुरुषो नित्य अहं कृष्णांश कृष्णदेवस्य अंश अहं कृष्णदास अहं कृष्णदास नहं एतत् देहश्च न तस्य अङ्ग नहं कस्य सङ्गश्च नाहम् असङ्ग नहं पञ्च प्राणो नहं पञ्चकोश अहं कृष्णदास अहं कृष्णदास अहं गुणातीतो अहं कालातीत अहं आनन्दो शिव स्वरूपो सत्य अहं चिदानन्दोऽहं कृष्णस्य दास अहं कृष्णदास अहं कृष्णदास अहं तेन सह एकत्वं सम्बन्धम् अहं तेन सह सम्बन्धं पृथक्कम् अहं तद्भेदाभेदश्च अचिन्त्यम् अहं कृष्णदास अहं कृष्णदास अहं विस्मृतवान् मम रूपो शुद्ध अहं माया अनले देहे आबद्ध अहं शतो शत आशया निबद्ध अहं कृष्णदास 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 अहं कृष्ण कि 154 में FIR होती है 155 के बारे में आपको पता ही है। आज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो कोर्ट में बयान होते हैं वो एविडेंस एक्ट की धारा 136, 138 और CRPC की धारा 231 के तहत लिखे ही होते हैं। मुख्य परीक्षण के बारे में तो आपको पता ही होगा कि मुख्य परीक्षण सरकारी वकील कराते हैं और जो सूची होती है तो उसमें आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्रम क्या होना चाहिए। जो विटनेस होती है उसके क्रम क्या होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी भी विटनेस को पहले बुला लिया और किसी विटनेस को बाद में बुला लिया। सामान्यतः सबसे पहले तो जिसने FIR लिखाई है उसका बयान होना चाहिए, उसके बाद आई विटनेस के बयान होने चाहिए, आई विटनेस के बाद मेडिकल डॉक्टर का बयान होना चाहिए। जब्ती के आदि के गवाहों के बयान पहले या बाद में हो जाए इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। धारा 27 के मेमोरेंडम के बयान होने चाहिए। लास्ट में जाकर आपके यदि 1, 2, 3
आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसरों का बयान का भी तरीका इस तरीके से होना चाहिए कि पहले एफआईआर वाले लिखी है उसका बयान हो, क्योंकि एफआईआर लिखाने वाले का बयान यदि पहले हो चुका है तो हम उससे ओमिशन और कॉन्ट्राडिक्शंस साबित कर सकते हैं। और फिर सभी का बयान होने के बाद मुलजिम बयान होते हैं। जो मुलजिम बयान 315 में 313 में होते हैं उसमें वकील हाँ या ना में उत्तर इस तरीके से पूछा जाता है कि आपको पता है या नहीं पता, या गलत है कि सही है। तो उसमें ये देखना पड़ेगा कि जो एविडेंस आई है, जो कोर्ट में एविडेंस हो गई है, उस एविडेंस के अकॉर्डिंग प्रश्न बनाए गए हैं या नहीं बनाए गए, पहली बात। दूसरी बात, कई जजेस को या कोर्ट्स को इस तरीके के इस प्रकार की इस साइड है बेटा, किसी इस प्रकार के विचार रहते हैं कि वकील को मुलजिम बयान के समय बोलने का अधिकार नहीं है और जो कुछ भी प्रश्न उत्तर है वो क्लाइंट से पूछेंगे। तो वहां पर एक लॉजिकल बात मैं आपको कह रहा हूं, लॉजिकल बात ये कह रहा हूं कि मुलजिम ने तो क्रॉस एग्जामिनेशन किया नहीं, क्योंकि उसको लॉ की जानकारी नहीं है, इसलिए वकील उसने नियुक्त किया, और मुलजिम को लॉ का प्रोसीजर भी नहीं मालूम। तो अचानक एक दिन लास्ट मोमेंट पे यदि किसी जज साहब ने कहा कि नहीं आप बीच में नहीं बोलेंगे, मैं इससे पूछूंगा सही है गलत, तो उसको फाइल तो उसने पढ़ी नहीं होती, ये प्रिजम्पशन भी नहीं दे सकते आप कि उसने फाइल पढ़ ली है और उसको लॉ की पूरी जानकारी है। तो उसको अपने वकील की से पूछकर उत्तर देने का पूरा अधिकार है। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए कि यदि प्रश्न उत्तर का उत्तर यदि पूछना है तो प्रश्न पहले वकील को समझना पड़ेगा। वकील बगल में खड़ा रहेगा, वकील समझेगा, और वकील समझने के बाद उसको सजेशन दे सकता है कि आप इसको बेहतर तरीके से क्या उत्तर आना चाहिए, क्योंकि 300 और 313 में लिए गए उत्तरों को के आधार पर आपका जजमेंट नहीं हो पाएगा। उसमें उसको ये समझना पड़ेगा कि ये प्रश्न उसने आपने पूरी तरीके से समझा दिया है और इसका उत्तर आपके खिलाफ जा सकता है, ये तो आप बताते नहीं। तो 313 के मामले में आप बहुत क्लियर समझ में आई, उसमें दो लास्ट में क्वेश्चंस होते हैं, आपको आपके खिलाफ गवाह क्यों बोलते हैं, तो वहां पर अपन को जवाब ये लिखाना चाहिए कि जो गवाह हमारे पक्ष में बोले तो उसको स्पष्ट कर देना चाहिए कि ये गवाह तो हमारे पक्ष में बोले और ये गवाह हमारे बारे में इस हद तक गलत बोल रहे हैं, और आपको कुछ और कहना है तो हमारे यहाँ सामान्य तौर पे हम ये लिखाते हैं मैं निर्दोष हूं, मुझे झूठा फंसाया गया। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने अनुसंधान गलत किया, और जो गवाह हैं उनके पीछे रीजन क्या था, जो अपन डिफेंस लेके चल रहे थे, प्रोबेबल डिफेंस, उसकी पूरी बात आनी चाहिए, और धारा 233(3) के अंतर्गत लिखित कथन आपको दे देने चाहिए जिसमें आपको पूरी बात का पता होना चाहिए। इस संबंध में लगभग आज से 14-15 साल पहले एक जज साहब थे, गुना में नवीन सक्सेना साहब, एडीजे थे, तो मैंने और मेरे फादर ने, श्री स्वर्गीय प्रेम कुमार सूद साहब ने एक मुलजिम के लिखित बयान पर दस्तखत कराया, क्योंकि मुलजिम जेल में था। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, उस बयान को पढ़कर सुनाया और सुनाकर ये बताया कि आप इसमें जो लिखा है आपको पता, उसने कहा नहीं पता। तो उसके खिलाफ हाईकोर्ट में रिवीजन करी थी और जजमेंट प्रेम कुमार सूद वर्सेस स्टेट के खिलाफ था। उसमें नवीन सक्सेना साहब को माननीय हाईकोर्ट ने क्रिटिसाइज किया था और ये कहा था कि वकील को पूरा अधिकार है लिखित बयान देने का, क्योंकि हमारे को उसने वकील किया है लीगल सपोर्ट के लिए, उसने हमारे को वकील जज साहब की खुशामद करने के लिए नहीं की, या जज साहब की मनमर्जी चले उसके लिए नहीं किया। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जज साहब जो चेयर पे बैठे हैं उनको जुडिशियल डिस्क्रिशन के अलावा और किसी चीज पर सोचने और विचार करने का अधिकार नहीं, ठीक है।
तो धारा 233(3) में आप लोग इस चीज को अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। और कभी कभी धारा 315 का बयान तब कराना चाहिए मुलजिम का, क्योंकि कई बार जजेस के, चाहे वह बात में प्लीज और बीच में मत लाया करो, इसलिए कराना चाहिए कभी कभी यदि आपको पूरा कॉन्फिडेंस हो कि गवाह आपके को अच्छी नॉलेज है, क्योंकि गवाह से क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। 315 में यदि मुलजिम का बयान होगा तो गवर्नमेंट प्रोसिक्यूटर उससे क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा, वहां आपके खिलाफ बहुत सी बातें आ सकती हैं, और वो यदि एडमिशन हो गया तो आपको बचने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। तो इसलिए धारा 233(3) भी याद रखिए और 315 भी याद रखिए। धारा 233(3) में आने वाले समय में मैं आपको जितने भी पॉइंट्स बता रहा हूँ उसमें रूलिंग्स आपको पूरी की पूरी बताता चलूंगा, जिससे कि आप भविष्य में अच्छी रूलिंग्स लें और उस रूलिंग के आधार पर ये देखें कि इसको आपके आजकल रूलिंग्स आ गई हैं तो उसमें दो चीजें आप लोगों को मालूम होगा लिखी रहती हैं, एक तो फॉलो किया गया उसे, एक रेफरेंस दिया गया कि मतलब उसके किसी पैराग्राफ को किसी जजमेंट में, उस जजमेंट में उस रेफरेंस में उसको आगे किसी जज ने उसको रेफरेंस में कोई पैराग्राफ लिया, ठीक है ना, और कई जगह उसको माना गया है। तो दो तरीके के लॉ बहुत क्लियर है, उसके संबंध में आप थोड़ा गंभीरता से सुन लीजिएगा। लक्ष्मी, आप शादी की योर गुड नेम भानुप्रिया, भानुप्रिया, ये दो तरीके के लॉ होते हैं, गुड लॉ एंड बैड लॉ। जो गुड लॉ होता है वो समाज से रिलेटेड होता है, और जो बैड लॉ होता है वो कोर्ट किसी पॉइंट पर किसी मुलजिम को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से यदि अपने डिस्क्रिशन को देने की कोशिश करती है, दिस इज द बैड लॉ। जैसे कि मान लीजिए किसी केस में कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग्स होती हैं वो कानून में तथ्यों को सहायक के रूप में प्रस्तुत करती है। यदि एक्ट ही क्लियर है तो रूलिंग की तो आवश्यकता है नहीं। यदि आपका बेसिक क्रॉस एग्जामिनेशन में एक्ट का ही वायलेशन किया गया है, एक्ट से ही क्लियर हो रहा है, तो रूलिंग अपन को वहां पेश करनी चाहिए, क्योंकि रूलिंग में वैसे तो आप लोग यदि भविष्य में जब कभी रूलिंग प्रस्तुत करें तो रूलिंग में प्रिंसिपल को एडॉप्ट करना चाहिए जज को, जबकि वो फैक्ट्स को किसके तथ्य से नहीं मिलते हैं। इसलिए माननीय श्रीमान श्रद्धेय माननीय हाईकोर्ट की इस न्यायाधिष्ठान से कोई लाभ नहीं मिलता। हाईकोर्ट, मैंने विचार किया कि हाईकोर्ट ने इतनी गंभीर सोच के साथ इनको लिखा है और लोअर कोर्ट रूलिंग्स मानती नहीं है, तो इसमें क्या होना चाहिए, तो उसके फैक्ट्स नहीं मिलते। फैक्ट्स किसी केस में चाकू है तो किसी में तलवार है तो किसी में ये है, पर चोट तो इंसाइज वुंड है, लेसरेटेड वुंड है, कंट्यूजन है, पर वो अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रकार से पहुंचाई गई होती है, तो उस फैक्ट्स को ये अलग अलग कर देते हैं और फैक्ट्स कभी मिलते नहीं है। जैसे हिंदुस्तान में या दुनिया में किसी की शक्ल एक दूसरे से नहीं मिलती, तो फैक्ट्स भी एक ऐसी चीज है जो एक दूसरे से नहीं मिलती, इसलिए प्रिंसिपली काम करना चाहिए। तो अपने रूलिंग्स जब कभी आर्गुमेंट्स करें तो ये वाली बात रखें कि इस केस के रूलिंग रेफरेंस में मैं ये अथॉरिटी पेश कर रहा हूँ। रूलिंग को अथॉरिटी भी कहते हैं, समझ गए, रूलिंग को अथॉरिटी भी कहते हैं। और माननीय सुप्रीम कोर्ट के व्यू अलग हैं और माननीय हाई कोर्ट के व्यू अलग है, तो हर प्रदेश की परिस्थितियां अलग रहती हैं। अपने हिंदुस्तान में बहुत से जीवन शैली जीने का तरीका अलग है, तो हर जगह के उनसे मेल खाती है अपने परिस्थितियों के अनुसार। तो इस मामले में अथॉरिटी को आप जब प्रस्तुत करें तो उसको सबसे पहले उसका सिर्फ हेड नोट्स पढ़कर ही ना करें। हेड नोट पढ़ने के बाद जरूरी नहीं है कि अंदर जो रूलिंग में जो तथ्य लिखे हैं वो हेड नोट्स उससे मेल खाते हैं, क्योंकि हेड नोट्स कुछ बनाने वाले एडवोकेट्स ही होते होंगे या इंग्लिश नोइंग जानकार भी होते होंगे। अब ये नहीं मालूम कि वो हेड रूलिंग के बाद हेड नोट्स किसने बनाए हैं, जिसको एनोटेशन कहते हैं ना, जो पूरे एनोटेशंस लिखे रहते हैं, हेड नोट्स लिखे रहते हैं कि रूलिंग में क्या है, ब्लैक
काले रंग में ब्रेक हेड, तो उसको हेड नोट्स कहते हैं। तो अपन को रूलिंग पूरी पढ़नी चाहिए और उसमें ये भी देखना चाहिए कि कौन कौन सी चीजें इसमें प्रिंसिपली हम लोगों को माना है कि कुछ रूलिंग है जब पढ़ने का शौक हो जाएगा तो उसको पढ़ने में और वकालत में इंटरेस्ट जागृत करने में बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। इसके अलावा आपके पास अब विचारों की बहुत कमी होती है। मात्र रूलिंग पढ़ने से और कानून की किताबें पढ़ने से, फाइल पढ़ने से अपन जनता से अवेयर नहीं हो सकते। तो एक वकील को जरूरी है कि न्यूज़पेपर भी पढ़ना चाहिए, कुछ हद तक समाज में भी घूमना चाहिए, जिससे उसे पता चले कि समाज में क्या हो रहा है। जैसे आजकल के बच्चे जिस तरीके से पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद कोचिंग ली और कोचिंग के बाद सीधे जज बन गए और 3 महीने बाद जज बनने के बाद सारी सुविधाएं मिल गई, तो समाज में क्या चल रहा है ये उनको तो पता रहता नहीं है। तो समाज में किन परिस्थितियों में क्या घटना हुई है इस संबंध में भी विचार करना चाहिए। तो एक अच्छा जज बनने के लिए और जिंदगी में एक अच्छा न्याय प्राप्त करने के लिए ये बेहतर रहेगा कि वकील को भी अपने शहर की आबो हवा से, अपने शहर के लोगों के नेचर से, टाइप ऑफ थॉट से हमको अवेयर रहना चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण चीज है। अब ओमिशन और कॉन्ट्राडिक्शन और इम्प्रूवमेंट्स के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। 161 के बयान, 154 के बयान और 154 की FIR, 155 का NCR नॉन कॉजिनल ऑफेंस रिपोर्ट और 161 के बयान, 164 के बयान, इन सब के बयानों में जो ओमिशंस होते हैं, ओमिशंस का मतलब ये होता है कि जो तथ्य उसने 161 के बयानों में नहीं बताए, इसको थोड़ा बारीकी से समझने की कोशिश करिए। जैसे कि उसने 154 में जिसने FIR दिखाई उसी का 161 तो होगा ही होगा, और मे भी पॉसिबल उसका 164 भी हो सकता है कुछ केसों में। तो जैसे उसने ये कहा 154 में, 161 में और 164 में, तो 3 तरीके की इम्प्रूवमेंट्स होंगे। 154 में कहा उसमें कुछ बातें 161 में बढ़ा दी और कुछ बातें 164 में बढ़ा दी, और बाकी बातें आपने कोर्ट के मुख्य परीक्षण में बना दी। तो किस तरीके से ओमिशन प्रूव करोगे? इसके लिए आपको बेहतर और बारीक सोचने के लिए कि 161 से 154 के ओमिशन प्रूव करोगे 145 एविडेंस एक्ट के तहत प्रीवियस स्टेटमेंट में, तो वहां यही आपने पुलिस को जो इन्वेस्टिगेशन दिया है उसमें भी ओमिशन है, ठीक। और फिर 164 से करोगे कि 164 से 161 में क्या कमी है और 154 में क्या कमी है, तो उससे भी करोगे और फिर चीफ से भी करोगे। जो नए तथ्य आते हैं उसको इम्प्रूवमेंट भी कहते हैं। अब जैसे कि उसने कहा कि मेरे को उसने हाथ में डंडा लेके आया, मतलब अचानक 5-7 लोगों ने किसी को मारा और 6-7 लोगों के चोटें आई, और एक्सप्लेशन पूरा का पूरा 154 में भी आ रहा है, 161 में भी आ रहा है, 164 में भी आ रहा है। तो क्या ये प्रैक्टिकली आप सोचिए क्या संभव है कि जिस आदमी को खुद चोट लग रही हो और सबकी चोटों के बारे में बड़े निश्चित रूप से बता रहा है, तो उस गवाह पे कितना बड़ी विश्वास किया जा सकता है? तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी को आपको पढ़ना पड़ेगा कि उसकी आपकी आंखें उस समय कहाँ थी। मतलब वो सबको इकट्ठे मारा तो आप सबको देख रहे थे, ये संभव नहीं हो पाता, तो आपने इसको सिर पे मारा। तो इस तरीके से अपन इन तथ्यों के माध्यम से साबित कर सकते हैं कोर्ट में कि गवाह जरूरत से ज्यादा होशियार है और सजा कराने में इंटरेस्टेड है, क्योंकि न्यायालयिक प्रक्रिया को दुश्मनी के आधार पर न्यायिक प्रक्रिया नहीं चल सकती। ये एक बेसिक प्रिंसिपल है। तो यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि ओमिशंस जो हो रहे हैं और कंडक्ट और नेचुरल रूप से ह्यूमन का क्या कंडक्ट होता है, उस सब चीजों पर अपन को बारीकी से विचार करना पड़ेगा और फाइल में से वो सब चीजें निकालनी पड़ेंगी। जैसे ही आप 10-5 फाइलों को इस तरीके से समझने के बाद समझने की कोशिश करेंगे, तब ये समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सी बातों के प्रश्न अपन को पूछने हैं, जिसको आने वाले समय में मैं और आपको डिटेल बताऊंगा। ये मैं एकदम डिटेल इसलिए नहीं बता रहा कि छोटी छोटी बातें आपके दिमाग में आ जाएं, जब वो कैच होना शुरू हो जाएंगी तब आपको और इसके बारे में डिटेल पढ़ाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको और बेहतर तरीके से
एक स्टेप बाय स्टेप एक दूसरे आए। ये तो हो गया ओमिशन की बात। अब कॉन्ट्राडिक्शन की बात क्या है? कॉन्ट्राडिक्शन ये है कि उसने एफआईआर में तो या 161 के बयान में तो लाठी बताई मारना, और कोर्ट में आकर सजा कराने के उद्देश्य से कुल्हाड़ी बता दी या बल्लम बता दिया। तो आपको ये ओमिशंस क्या पूछना? अब ओमिशन कितना इंपॉर्टेंट कॉन्ट्राडिक्शन के इसको साबित करने के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये समझने की कोशिश करें। आपने यदि ये पूछा उससे कि भाई आपने पुलिस के बयान में कुल्हाड़ी बताई थी, वो कहेगा हाँ मैं भूल गया था, कुल्हाड़ी से मारा था, तो आपके खिलाफ हो गया क्योंकि आपने स्पष्ट कर दिया। इसके स्थान पर आपको ये पूछना है कि आपने फरसे से मारने वाली बात अपने बयान में लिखाई थी या नहीं लिखाई? लिखाई थी, बस नहीं लिखाई वाली बात नहीं पूछना। आपने फरसा मारने वाली बात जो बता रहे हैं, पहला क्वेश्चन क्या होगा? आप मुख्य परीक्षण में जो बातें बताई हैं वो सही से सही बताई हैं? उसका निश्चित रूप से उत्तर आएगा कि हाँ सही बताई हैं। जैसे ही उसमें ये वाला उत्तर आता है तो इनडायरेक्टली अपनी बात आ चुकी। उसको फिर मैटर ऑफ आर्गुमेंट्स के समय हम बताएंगे कि ये हमने प्रश्न पूछ लिया। दिस इज द स्मार्ट क्वेश्चन। कई तरीके के क्वेश्चन होते हैं, मटेरियल क्वेश्चन, सजेस्टिव क्वेश्चन एंड स्मार्ट क्वेश्चन। स्मार्ट क्वेश्चन में अपन को कुछ बातें सिर्फ वहां पर पेश करनी है, बतानी है, और उसके बाद अपन को उसको आर्गुमेंट्स में सब बातें बताने शुरू करना है कि जज साहब ये हमने इसलिए पूछा क्योंकि हम स्पष्ट करना नहीं चाहते। अब यदि अपने दिमाग में ऐसा नहीं आया तो आपने पर्दे वाली बात लिखाई थी या लिखा दी थी क्या? वो कहेगा हाँ लिखा दी थी। उससे पहले प्रश्न क्या पूछना है? मुख्य परीक्षण में आपने जो कुछ भी लिखाया है सही लिखाया, जिससे वो बाउंड हो जाए, जिसमें ही अपनी पूरी चीज कवर अप हो जाती है। और दूसरा, यदि अपन को कभी कभी अपना माइंड, क्योंकि कोर्ट में जब नए नए शुरुआत करोगे तो आपके दिमाग में प्रश्न एक साथ बहुत सारे एक के बाद एक प्रश्न नहीं आएंगे। जैसे मैंने पहले बताया था, गवाह को सोचने का मौका नहीं देना। आप प्रश्न पूछो, जब तक लिखा होगा दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न, ये सब चीजें आपके फर्टाइल माइंड से आएंगी जब माइंड बहुत ज्यादा चलने लगेगा और एक साथ बहुत सारी बातें और विचार आने लगेंगे, विचारों किसी प्रश्न के रूप में आने लगेंगे। क्योंकि जिस लाइन में भी हम रहते हैं उस टाइप की बातें हमारे दिमाग में आने लगती हैं। पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट ऐसे ही होता है। ठीक है ना? ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? चलो, अब ओमिशन हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, एंड इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट, कॉन्ट्राडिक्शन तो हो गया विरोधाभास। ओमिशन में नई बात, ओमिशन में नई बात। ओमिशन का मतलब क्या होता है? नई बात जो आपने 161 में नहीं कही, 154 में कही, न्यू थॉट, न्यू वर्जन। वो कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्टरी, फरसा, लोहांगी, डंडा, तलवार, ये इस प्रकार से। ठीक है। अब आ गया आपका तीसरा, इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट में क्या है? चोट दो आई है सिर में और आपने अपने स्टेक से पूछ लिया गवाह से, क्यों उन्होंने, कितने आदमी थे? उन्होंने कहा 7 आदमी थे। सबके हाथ में क्या था साहब? लठ था। 4 के हाथ में लठ था, 1 के हाथ में सरिया था और 1 के हाथ में फरसा था। फरसे वाले ने 5-7 फरसे मारे होंगे तुझे। क्या मारे थे? सिर में लगे, पीठ में लगे, कंधे में लगे, फटाफट उसने हम लगे थे। फिर उन्होंने लाठियां से मारा था, एक ने 5-5, 6-6 लाठी मारी थी। ये क्वेश्चन बड़ी ट्रिकली और स्मार्टली क्वेश्चन है ना। तो उसने कहा मारी थी, नग नग तोड़ दिया। हाँ जी जो नग नग तोड़ दिया। तो उसके बाद मेडिकली से गलत हो गई ना साबित, गलत साबित हो गई ना। तो इस तरीके से इसको रिपीट नहीं करना दूसरे गवाह से। यदि दूसरा गवाह उसी टाइम आ रहा है तो उससे पूछ लो इसी टाइप के क्वेश्चन, मगर ये देख लो कि चोटें काई की और कहाँ कहाँ है। 2-3 चोटें हैं, मैंने कंट्यूजन बताया, एब्रेजन बताया, तो उसमें गिरने पड़ने से आ सकती। तो कई बार अपन को क्वेश्चन ये करना है, जैसे कि एक चीज और मैं कह रहा हूँ कि एकदम जैसे मैंने आपको बताया था एक राय होके मारा, तो जैसे हम जाके सामान्यतः एफआईआर में या घटनाओं में ये होता है, जो मैंने अपने 34 साल के अनुभव में पढ़ा है, कि वो आए और उन्होंने हमें माँ बहन की गालियां देनी शुरू करी और फिर मारने लग गए।
जब मारना ही था तो मैं माँ बहन की गालियां क्यों देते? इट मीन्स दोनों में कोई एनिमिटी है, कोई ना कोई विशेष बात है। ठीक है, तो इंप्रूवमेंट समझ में आया कैसे क्वेश्चन करने। और इम्प्रूवमेंट में उसने जाके ये कहा चीफ से ही शुरू होगा। कई बार जज साहब लोग जो रहते हैं, न्यायालय का ये थॉट रहता है कि नहीं, जो चीफ में बोल गया उसी से रिलेटेड आप ओमिशन और कॉन्ट्राडिक्शन और इम्प्रूवमेंट साबित करो। तो चीफ का रिलेशन 161 से तुलना करोगे, 154 से करोगे और 164 से करोगे। मगर आपके क्रॉस एग्जामिनेशन में स्मार्टली कोई क्वेश्चन आ जाता है तो ये कौन सी कानून में कौन सी धारा में लिखा है कि क्रॉस एग्जामिनेशन में आया हुआ ओमिशन, कॉन्ट्राडिक्शन और इम्प्रूवमेंट प्रीवियस स्टेटमेंट की परिभाषा में नहीं आया। क्योंकि जैसे ही वो प्रश्न उत्तर लिखा हो गया वैसे ही वो 145 अट्रैक्ट हो गई एविडेंस एक्ट के तहत। और आपको उसमें अपने कोर्ट क्या ये नहीं चाहती कि आदमी को अंतिम निर्णय न्याय मिले और ये कोशिश करें न्याय तक पहुंचने की? क्या कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे चलेंगे? हम कोर्ट के जुडिशियल डिस्क्रिप्शन पे चलने के लिए बाध्य हैं। हम कोर्ट के पर्सनल डिस्क्रिप्शन पर समझने के लिए और उनकी बातों को मानने के लिए कतई बाध्य होना नहीं चाहिए। मगर मैंने आपसे पहले भी कहा और कई बार कहा है कि आपके पास शब्दों का इतना भंडार होना चाहिए, इतनी स्टोरेज होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन बातचीत का इतना प्यारा होना चाहिए कि हम अपनी बातों से जज को कन्विंस कर सकें। और जज कितना भी गुस्सा हो जाए हमें नजर उठा के नहीं देखना, क्योंकि नजरों से घूर कर देखना भी एक एक्ट है। और जज उस समय जब गुस्से में होता है तो आप ऐसे बाहर रहता है। तो जज की ये बिहेवियर आप लोगों को बहुत तरीके से, ना तो अपन गवाह को रफली बोले, क्योंकि गवाह जो बयान देने आया है वो कोई मुलजिम तो है नहीं, तो उसकी भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। कोशिश करिए कि आप करके बोलें, तू तड़ाक से नहीं बोले। गवाह अनपढ़ होता है, गुस्से में होता है और बहुत सी ऐसी बातें कर सकता है हमसे जिनको हमको बहुत इजीली और अपने पेशेंसली करना चाहिए। एक अच्छे एडवोकेट्स के लिए ये सबसे जरूरी है, क्योंकि नोबल प्रोफेशन ये कहलाता है। जब लेजिस्लेचर में बात चली कि लिटरेट कौन होगा तो वो वकील कहलाए और ऑनरेबल कौन होगा वो जज कहलाए, तो जजों को तो ऑनरेबल नहीं कहा जा पाए, लिटरेट नहीं माना सामान्य तौर पे, सामान्य बातें कर रहा हूँ। मगर जज वकील को लिटरेट माना और वकील अपने वकालत से, अपने पेशे से, राम जेठमलानी, कपिल सिब्बल, तुषार मेहता, जो तमाम तरीके के जजेस थे, ईयर साहब जो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट अपॉइंट हुए थे, इन लोगों ने अपने आप को लर्नेड और ऑनरेबल दोनों बना लिया। तो कई जज ऑनरेबल तो रहते हैं, लर्नेड नहीं हो पाते, और कई वकील लर्नेड तो रहते हैं, ऑनरेबल नहीं हो पाते। तो अपन को लर्नेड भी बनना है और ऑनरेबल भी बनना है। और ऑनरेबल तब बन पाएंगे जब हमारा समाज में अपना बिहेवियर इतना शानदार और प्यारा होगा कि आपके दिमाग लोग अपने बारे में गलत विचार कर ही नहीं पाए। और जिस पक्षकार के वकील हैं, दूसरा पक्षकार कहीं पूछने भी आता, और जो लोग हमारे पास आए, मैं आपको प्रैक्टिस की बात बता दूं, जो हमको वकील करने आए, इसके अलावा यदि उनके साथ कोई आ जाता है तो अपन अपने बातें एक्सप्लेन कर सकते हैं। परंतु कोई थर्ड आदमी आ जाए कि मुझे फलाने ने भेजा है, तो उसको फाइल के बारे में अपन को कुछ नहीं बताना, क्योंकि ये प्रिविलेज टॉक है। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिविलेज टॉक? मुलजिम और वकील के बीच जो कोई भी बातें होती हैं, कन्फेशन उसने मुलजिम ने वकील के सामने भी कर लिया, तो उसको प्रिविलेज टॉक कहते हैं, जिसको कहीं ओपन नहीं करनी चाहिए। और मुलजिमों के हित की बात करनी चाहिए, मतलब क्लाइंट के हित की बात करनी चाहिए। वो चाहे सिविल मैटर हो, चाहे क्रिमिनल मैटर हो, चाहे हम कलेक्टर साहब के यहाँ कोर्ट में जाए बहस करने, चाहे कमिश्नर के यहाँ जाए, तो हमको अपना प्रिविलेज टॉक को अपने पास रखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम अधिक से अधिक प्रिंसिपली वाले जो रूलिंग्स हैं, गुड लॉ वाले जो रूलिंग्स हैं, न्याय दृष्टांत हैं, उनकी समरी हमारे पास हो, उनके नोट्स हमारे द्वारा समझे गए शब्दों में लिखे हो। क्योंकि आपके द्वारा आपके दिमाग में किस टाइप का प्रोसीजर चल रहा है
वो दूसरे के प्रोसीजर से मैच खाना जरूरी नहीं है, मगर आपका प्रोसीजर यदि आपके हिसाब से चल रहा और लिख रहे हैं तो आपको जल्दी कैच करने में आसानी होगी। अब बेल एप्लीकेशन के बारे में बता दूं कि बेल एप्लीकेशन ड्राफ्ट कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले तो नाम बहुत स्पष्टतः जानकारी लेनी चाहिए। एलियास में भी नाम होता है, एलियास मतलब उर्फ। तो अपन को पुलिस ने यदि उर्फ का नाम लिखा है तो अपन को मेन नाम उर्फ और उर्फ वाला नाम लिखना चाहिए। तो पुलिस ने सोनू लिखा है, उर्फ वरुण लिखा है, तो सोनू उर्फ, पुलिस ने सोनू लिखा है और मेरा नाम वरुण उनको पता नहीं है, तो सोनू उर्फ वरुण। जिससे कि आपको जमानत आवेदन का ऑर्डर होने के बाद उसमें कोई टाइपिंग मिस्टेक होने की वजह से और आपके द्वारा दी प्रस्तुत की गई एप्लीकेशन की वजह से आपका ऑब्जेक्शन रेट हो। दूसरा, क्राइम नंबर जरूर लिखना चाहिए और धाराओं की जानकारी संभवतः लेके पेश करनी चाहिए और डेट ऑफ गिरफ्तारी पहले पैराग्राफ में होनी चाहिए। ठीक है। सेकंड पैराग्राफ होना चाहिए कि पुलिस ने किन किन कारणों से सत्याधारों पर झूठा फंसाया, पुलिस द्वारा वैज्ञानिक नहीं की। तीसरा पैराग्राफ कि हम जमानत, निम्न आधारों पर हम जमानत के हकदार हैं और इस कारण से हमें जमानत मिलनी चाहिए। जैसे कि अब हमसे कोई जब्ती नहीं होनी और साक्ष्य प्रभावित होने की संभावना नहीं है, ये सब कारण लिखते हुए अपनी जमानत लेनी चाहिए। उसमें 3 जनों को एक स्पेशल कंडीशन है, एक तो वुमेन को, एक बच्चे को और एक बुजुर्ग को। इनफर्म की परिभाषा, इनफर्म 437(2) का परंतुक है। सेक्शन 437(2) का एक स्पेशल प्रोविजन है, यहाँ पर इस पर भी विचार करना चाहिए जमानत आवेदन देते वक्त। तो अपन कभी महिला की जमानत लगाएं कि उसकी, अब इस संबंध में कई बार ये लोग कहते हैं कि 438 और 439 की जो बेल एप्लीकेशन है, जैसे जब 482 और 483 की हो गई, तो 482 और 483 में अंतर ये है कि एक अग्रिम जमानत है और एक मुलजिम की जमानत है। तो अग्रिम जमानत लगाते वक्त आपका आर्गूमेंट क्या होगा? अग्रिम जमानत लगाते वक्त हमारा आर्गूमेंट ये होगा कि हमारे घर में हम रिस्पॉन्सिबल आदमी है और फलाने कारण से हमें जमानत दे दी जाए। जैसे कि उदाहरण के तौर पे एक बात मैं बताता हूँ, 41A के तहत अनरेश वर्सेस स्टेट वाली रूलिंग में जब उन्होंने देखा कि 93.6% 498 केस झूठे प्रतीत होते हैं लीगल अथॉरिटी को, जब ये वाली बात पहुंची तो उन्होंने कहा 7 वर्ष से कम सजा वाले केसों में हम आपको नोटिस पे छोड़ेंगे, गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। उसके बाद उस पर हरियाणा एक्ट लग जाता है। अब हरियाणा एक्ट के बाद कोर्ट में एप्लीकेशन पेश होती है। जज साहब कहते हैं कि नोटिस देना जरूरी है, पास्को में नोटिस देना जरूरी है। तो पास्को में नोटिस दोगे, 439 में रेगुलर बेल के लिए एप्लीकेशन करोगे तो जेल जाना पड़ेगा। तो 41A का फायदा मिलने से क्या फायदा? तो इस पर कहीं स्पष्ट लॉ तो आया नहीं है अभी, स्पष्ट लॉ तो आया नहीं। जब 737 का जब हमको 41A के तहत अग्रिम जमानत नोटिस पे ही छोड़ दिया गया तो उसमें गिरफ्तारी भी नहीं बनाते। वो तो 41A का नोटिस देते हैं कि आपको चालान फलानी तारीख को पेश करेंगे, आपको नोट छोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पर अपन को कॉन्ट्राडिक्टरी बात रहती है। तो अपन को ये एप्रीहेंशन रहना चाहिए कि मुलजिम जेल में ना जाए, इसके लिए उसके एंटीसिपेटरी बेल के लिए एप्लीकेशन लगानी चाहिए और एप्लीकेशन लगा के उसमें गाइडलाइन लेके अम्ब्रेला ले लेना चाहिए कि जब तक इसकी सुनवाई ना हो जाए, फरियादी ना आ जाए, जब तक अपन को उसको 439 के लिए सबर नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये ऑर्डर वरिष्ठ न्यायालय 482 इनहेरेंट पावर में, इनहेरेंट पावर जो हाईकोर्ट के वहीं से मिल सकते हैं। यहाँ पे लॉ स्पष्ट नहीं है, वहाँ हाईकोर्ट अपने इनहेरेंट पावर से अपने विवेक से उस चीज को क्लियर करती है जो समाज में बेहतर तरीके से कानून व्यवस्था बन पाए। अब मैंने जैसे ये बताया था एक बार और कि 302 के केस में या रेप केस में जो ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट, ट्रायल बाय सेशन कोर्ट केस होते हैं, उसमें 437 की जो अब 480 हो गई है, उसमें एप्लीकेशन लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसा माननीय सर्वोच्च न्यायालय का न्याय दृष्टांत भी है। क्योंकि ट्रायल बाय सेशन का जुरिडिक्शन ट्रायल बाय सेशन को है, तो उसमें एक लाइन जरूर लिखनी है कि ये ट्रायल बाय सेशन कोर्ट है, इसलिए हमने अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन लगाने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए सीधा हमने पेश किया। और कोर्ट में बेल एप्लीकेशन की सारी जानकारियां और अपराधों की जानकारियां देना अनिवार्य बना दिया गया। तो उसके बिना आप बेल एप्लीकेशन बिल्कुल पेश मत करिए, क्योंकि स्वच्छ हाथों से कोर्ट में आना चाहिए और कानूनी अधिकार अपन को दिलाने उसको।
क्लाइंट को। हमें अपने आप को पर्सनल दाव पे नहीं लगाना, हमको क्लाइंट को हमें ये नहीं समझना कि हम क्लाइंट हैं। इस डिफरेंशिएट को माइंड में लेके चलेंगे कि क्लाइंट, वी आर ए एडवोकेट ऑफ द क्लाइंट, वी आर ए एडवाइजर ऑफ द क्लाइंट, बट वी आर नॉट ए सर्वेंट ऑफ द क्लाइंट, बिकॉज दिस इज द नोबल प्रोफेशन। और नोबल प्रोफेशन को एक डिग्निटी बना के रखना चाहिए, डिग्निटी रखनी भी चाहिए। जजेस का रिस्पेक्ट करोगे वो आपका रिस्पेक्ट करें। आप जज की 3 बार डांट सुन लोगे तो जज चौथी बार तो डांटने में ही शर्म महसूस करने लगेंगे, उनको भी लगेगा कि ये व्यक्ति कुछ बोलता नहीं है। तो अपने स्वभाव को बहुत बदलना चाहिए। मैं ऐसा नहीं था, मेरे बहुत से जजों से बहुत जबरदस्त लड़ाई होती थी, पर अब मेरे को समझ में आने लगा कि नहीं वरुण तुम गलत थे, क्योंकि आप जज का सम्मान करोगे तो आम जनता आपसे क्यों सम्मान करती है, क्योंकि उन्हें मालूम रहता है कि ये इनकी कानून तक बड़े कोर्ट तक पहुंचे। और उस मिसयूज नहीं करना चाहिए, किसी जज को बदनाम करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, और इस लालच में भी नहीं आना चाहिए कि अपने बिल एप्लीकेशन 2000 रुपये में तय करी, जमानत हो गई तो 20,000 जज साहब के नाम से ले लो या सरकारी वकील के नाम से ले लो। बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपके पास जो आ रहा है उससे अच्छा पैसा, अच्छे पैसे से बरकत होती है। अच्छा पैसा यदि आपके पास आएगा, जैसे मैं गुड लॉ और बैड लॉ का, तो ब्राइबरी का पैसे से अपनी बरकत तो होती नहीं है, कभी ना पकड़े जाते हैं तो छूटते नहीं है। तो वैसे ही भगवान सब देख रहा है, और आपके अनुसार आप सुबह उठते साथ सबसे पहले अपने बारे में अच्छे से अच्छा सोचो। एक चीज का मैं आपसे कमिटमेंट लेना चाहूंगा कि सबसे पहले सुबह उठ के भगवान को प्रार्थना, बिस्तर पे उठते साथ, आंख खोलते ही साथ भगवान की प्रार्थना करो, और अपने 24 घंटे को रात को लिख के सो। 1440 मिनट होते हैं, और 1440 मिनट में आप ये देख के सो कि आपका टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। ये आज शाम को प्लानिंग कर लेना कि अगले दिन 24 घंटे में कैसे गुजारने हैं। कुछ समय दोस्तों के साथ बिताने में भी कोई बुराई नहीं है, पर वो माइंड चेकअप करने की चीज है, रिफ्रेश करने की चीज है। घंटे 2 घंटे सुबह पढ़ना ही चाहिए आपको, घंटे 2 घंटे शाम को भी पढ़ना चाहिए, अखबार पढ़ना चाहिए, अच्छे मैगजीन पढ़ना चाहिए, आर्टिकल सुनना चाहिए, आर्टिकल पढ़ना चाहिए, पॉडकास्ट आ रहे हैं, आप तो मोबाइल है तो सब चीजें सुन के अपने माइंड को फ्रेश करना है। तो आज ओमिशन आपको क्लियर हुआ? किसी को प्रॉब्लम है क्या? आप बताओ ये ओमिशन क्या बताया था मैंने? यस यस खड़े हो, ओमिशन क्या बताया था? 161 के बयान में और 164 के बयान में जिसने नहीं बताई, कोई नई बात बता रहा है चीफ में, तो ओमिशन करा था, वो इम्प्रूवमेंट है। ओमिशन है गलत, कुछ अलग बात बता रहा है। कॉन्ट्राडिक्टरी में लट और फरसा, ओमिशन में मतलब कोई बात जो उसमें नहीं, उसमें छुपाई आज बता रहा है। इम्प्रूवमेंट और ओमिशन लगभग एक जैसा होता है, पर इम्प्रूवमेंट में स्लाइडली अंतर इतना सा है कि वो जरूर अलग तरीके से बता रहा है। तो इम्प्रूवमेंट को और डिटेल में पढ़ लेना। बताइए। एंटीसिपेटरी बेल हो गई जी, वो चालान पेश तक रहती है या फिर पूरी तरह से? देखिए सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग है, उसमें कहा है कि यद्यपि एंटीसिपेटरी बेल अंतिम समय तक देनी चाहिए। यहाँ पर मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूँ। दुआविया साहब का एक जजमेंट था 1986 का, उसमें दुआविया साहब ने एक प्रश्न उठाया था, मगर इसको किसी ने फॉलो नहीं किया कि बिल एप्लीकेशन जो पुलिस में जमानत ली जाती है बेलेबल ऑफेंस में, तो दोबारा 437 या 436 का आवेदन लगाने की आवश्यकता क्या है मजिस्ट्रेट के यहाँ, क्योंकि बेलेबल ऑफेंस है और एक अथॉरिटी ने उसकी जमानत ले ली। पर अपने परंपरा चल रही है कि 437 में लगाओ फिर स्वीकार करो, तो एक स्वीकार हुई जमानत 2 बार क्यों लगानी पड़ेगी? इस संबंध में अपन और थोड़ा सा गहन अध्ययन करेंगे, तब अपन इसमें एक टॉक शो रखेंगे, उसमें जो भी नतीजा निकल कर आएगा तो उस पर तरीके से अपन चलेंगे। तो दुआविया साहब का एक जजमेंट है हाई कोर्ट का इस संबंध में। ओमिशन, कॉन्ट्राडिक्शन और इम्प्रूवमेंट समझ में आया आपको? 154 काय में होती है? 154 सीआरपीसी पुरानी धारा में, 154 सीआरपीसी में क्या लिखा होता है? एफआईआर, बिल्कुल ठीक। 155 में एनसीआर, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, असंज्ञेय अपराध, ठीक है। चोटों के बारे में मालूम है आपको? इंसाइज वुंड किसे कहते हैं? कटा हुआ घाव, लैसेटेड वुंड, फटा हुआ घाव, कंट्यूजन, नील गु निशान, एब्रेजन और ब्रूस, रगड़ का निशान, और
पंचर वुंड, बंदूक की गोली या छर्रे लग जाए, स्टेप वुंड, घोपा हुआ घाव, ये सब अलग अलग तरीके से आ सकते हैं, ठीक है ना। तो और मैंने सजेशंस के बारे में बताया था, आप वीडियोस देख लेना, नहीं तो आप वीडियोस देखने के बाद अपने पेंडिंग प्रश्न जरूर बना के रख लेना। जिस दिन किसी दिन अपन पेंडिंग प्रश्न बना के एक साथ लेंगे, जिससे कि अपना जो लेक्चर या अपनी बात है, वीडियो डालते हैं ना एक ग्रुप में, इनका यूट्यूब चैनल पे भी है। हाँ, तो आप बताइए बिल एप्लीकेशन में क्या क्या लिखना चाहिए? सर पहले नंबर तो नाम, स्पष्ट नाम, पता, अगर दो नाम है तो करके दोनों नाम लिखते हैं। इसके बाद में उसका स्पष्ट पता हो गया, फिर कब कितने के नाम उसको गिरफ्तार किया गया है, इसके बाद में उसने किस मामले में गिरफ्तार किया है, उसके बाद में उसको कैसे कैसे फंसाया गया, और फिर अपन अपने जो ग्राउंड है उनको लेके कि हम बेल पाने के अधिकार है, उनको बेल दी जाए, इस करके बेल प्राप्त करते हैं। बिल एप्लीकेशन में कभी भी ऑफेंसिव वर्ड्स नहीं लिखने चाहिए। भाषा का एक सम्मान होता है, और भाषा में से ही गाली निकलती है। जैसे हिंदी में 30 अल्फाबेटिकल है, इंग्लिश में 4 अल्फाबेटिकल है, 24 अल्फाबेटिकल है। उनसे ही एक वर्ड बनता है, उनसे ही लाइन बनती है, उनसे ही पैराग्राफ बनता है, उनसे ही पूरी पुस्तक बन जाती है। तो भाषा जिसने भी बनाई होगी उसने भाषा को सम्मान के लिए बनाया होगा, तो भाषा का सम्मान करने की जवाबदारी हमारी है। ऑफेंसिव वर्ड तो होने ही नहीं चाहिए। बहुत ही रिस्पेक्टफुल, आत्मसम्मान वाले शब्दों से ही लिखने से फर्क पड़ता है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि आपने किस 161 के बयान, 154 के बयान किस भाव से पढ़े। तो आपका यदि जब ऑफिस जाएं, यदि ऑफिस में बैठे या कोर्ट आए, तो उसमें इस समय तक कोशिश करिए कि आप मोबाइल की स्क्रीन से दूर रहिए, कुछ ना कुछ बुक्स पढ़ते रहिए, क्योंकि इस समय आपने जो कलेक्शन कर लिया और दिमाग में आपने बैठा लिया वो लंबे समय तक याद आएगा। फिर लंबे समय बाद तो उस रूलिंग्स वगैरह ही पढ़ने का शौक रह जाता है आदमी को, और कभी कभी एक्ट देखने का शौक हो जाता है, तो बाकी तो उसको ऐसा लगने लगता है कि मैंने सब सीख लिया है। तो ये सब चीजें हैं। अब आज मैं एक 5 मिनट के अंदर, 2-3 मिनट के अंदर ये और बता दूंगा कि जब नया केस आता है तो क्लाइंट से डील कैसे करनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसी किताब में नहीं सिखाया, और किसी वकील ने भी नहीं सिखाया होगा तुम्हें अभी तक, और किसी यूट्यूब वाले ने भी नहीं सिखाया होगा, किसी जज ने भी नहीं सिखाया होगा। तो शायद मैं पहला ही व्यक्ति होऊंगा, वो भी मैं सिखा देता हूँ। देखिए मेरी बात सुनिए, आपको अपनी फीस तय करने के लिए जैसे कोई क्लाइंट आता है तो पहले उसकी पूरी बात सुनिए, सुनना चाहिए, क्योंकि लिसनर, सुनने वाला, बोलने वाले से बेहतर होता है। ध्यान से सुनो, उसके भाव को देखो कि वो कितना सहमा हुआ है, डरा हुआ है, उसके अंदर कितना डर व्याप्त, और वो किस हद तक है। यदि घटना तो कोई भी हो सकती है, गरीब आदमी से भी हो सकती है, तो उसको लूटने की जरूरत तो है नहीं। एक सामाजिक प्रतिष्ठा भी है, अपनी सामाजिक जिम्मेदारी भी है। तो सामान्य तौर पर आज की महंगाई को देखते हुए उससे बैठ के पूरी बात सुनो, और पूरी बात सुन के बाद उसके सारे पॉइंट्स नोट करो, और उससे कहो कि भाई ये आ गया है, आप हमारे पास आए, मैं आपके केस में आपकी तरफ से पूरी मेहनत करूंगा, किसी गारंटी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ना तो गारंटी लेनी चाहिए और ना किसी को बदनाम करना चाहिए। गारंटी का मतलब जज बेईमान, या हम उस क्लाइंट के साथ बेईमानी कर रहे हैं, जज को भी बदनाम कर रहे हैं। जज को बदनाम करने का अधिकार हमें नहीं। तो किसी से, जैसे आप नए वकील हैं, तो वो जितने पैसे में तय हो जाए उतने पैसे में केस लड़ लेना चाहिए, क्योंकि आपको बोर्ड पे खड़े होने का मौका मिल रहा है, और एक्सपीरियंस मिल रहा है, और उसका विश्वास मिल रहा है। जैसे ही आपकी वकालत थोड़ी सी चलने लगे, बिल एप्लीकेशन के पैसे बिल एप्लीकेशन तक रहते हैं, वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद चार्जशीट पेश होती है। चार्जशीट आपके पास आई तो उसको बुलाइए, उसको विश्वास में लीजिए, पूरी चार्जशीट पढ़कर सुनाइए, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या संभावना है, उसकी कहानी सुनिए। फिर आप ये देखिए कि इसमें 20 पेशी या 25 पेशी, मतलब
साल महीने में 2 पेशी के हिसाब से भी साल में 24 पेशी हो गई, और 2-3 महीने पेशी के हिसाब से साल में 3 पेशी 6 पेशी हो गई। तो आप पर पेशी का भी उससे तय कर लीजिए कि हम 500 रुपये या 1000 रुपये पर पेशी लेंगे, कोई कार्रवाई हो या ना हो, और हमारी टोटल केस की फीस 10,000 रुपये होगी, क्योंकि हम उसको पेशी भी दे रहे हैं तो अपनी सर्विस दे रहे हैं ना, उसको सर्विस दे रहे हैं ना। यदि हम सर्विस दे रहे हैं तो वहां तक होगा। तो आर्गुमेंट आपके केस फिक्स कर लीजिए पूरा का पूरा। टाइपिंग का ऑफिस खर्चा भी आप अलग से ले सकते हैं, फाइलिंग का खर्चा, जो टिकट विकेट लगते हैं, नोटरी वोटरी होती है, उसको लमसम बता सकते हैं या उससे अलग अलग दे सकते हैं। इसके अलावा जब पूरे एविडेंस हो जाती है तो उससे अपन ये कह सकते हैं कि भाई एविडेंस हो गई, अब डिफेंस विटनेस कराने, तो डिफेंस विटनेस कराने के हमारी फीस ये होगी, तो वो भी ले सकते हैं। उसके बाद उससे कह सकते हैं कि हम फाइनल आर्गूमेंट, रिटर्न आर्गूमेंट भी दे रहे हैं और मौखिक भी करेंगे, तो फाइनल आर्गूमेंट के इतने पैसे हो सकते हैं, पर ये अपनी लास्ट लिमिट है। उसके बाद जब फैसला हो जाता है तो फैसले की नकल दिलाने के नाम पे अपने मुंशी जी जो रहते हैं, क्लर्क जो रहते हैं, उसको ऑबलाइज करना चाहिए। कई शहरों में मैंने देखा है कि आपकी फीस का 10% आपके क्लर्क का वो खर्चा लेके रखते हैं, तो उसको भी परिवार चलाना, बिना क्लर्क के तो ऑफिस चलता नहीं है, सबको रोजगार चाहिए। तो पहले तो अपनी फीस वकालत की हो गई, बेल की, पर पर्सन के हिसाब से, ठीक है। या आपने कभी कभी ऐसा, हम लोग भी ऐसा भी तय करते हैं कि भाई 10,000 दे दो, इसमें गुना का, जमानत का खर्चा और ग्वालियर का जमानत खर्चा भी शामिल है, ठीक है ना। तो ये तो आपको तय करना है। अब जैसे हाई कोर्ट के वकील साहब से भी बिल्कुल तय स्पष्ट करके चलो कि भाई हम आपको पास केस भेज रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लेवल की बात बता रहा हूँ मैं आपको, भाई आपको ये केस भेज रहे हैं, इतना पैसा हम आपको देंगे स्पष्ट, पर केस में, पर अपील में, और उसको 1-2 साल बाद रिवाइज कर दो, क्योंकि उस हिसाब से अपन क्लाइंट को पैसा बता सकते हैं। सबसे लेना है, जो पैसे देता है उसकी सर्विस बेटर मानी जा सकती है। पहचान वाले की दुकान पे या किराने की दुकान पे आप सामान लेने जाओगे तो वो यदि दाल 2 किलो आपको दे देगा तो वो भी फीस हो गई, और कोई किसी को देता नहीं है। अपन अपने मेहनत के पैसे अपन लो। पहले तो मुझे बताओ समाज की परिभाषा क्या है आपके यहाँ? आप क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार बुनकर। बुनकर सरनेम है ना, तो आपकी कास्ट हुई ना, तो आप तो बुनकर है, ये लोधी है, मैं पंजाबी हूँ, तो हमसे मिलकर समाज बनेगा। आपका समाज जो रहता है, समाज की परिभाषा बता रहा हूँ, सोसाइटी की। मैं आपके ये कहना है कि समाज की तरफ से कोई केस आता है तो फ्री में नहीं लड़ना चाहिए, तो पहचान वाला कोई भी हो, समाज कोई भी हो, पहचान वाले का अगर अपन ले लेते हैं, हाँ, तो उसमें क्या है, ले तो लेंगे, अच्छा होगा तो भी बुराई मिलेगी, बुरा होगा तो नहीं। अच्छाई और बुराई मिलने की यदि इस परिप्रेक्ष्य में वकालत कर रहे हो तो बिल्कुल छोड़ दो। वो 100% मेहनत कर सकते हैं, उसके बाद किसी के प्रारब्ध को हम थोड़ी बदल सकते। आप दुनिया को बदलने की ताकत थोड़ी रखते हो। आपके पास जो नॉलेज है, जो गेन है, उसी का तो प्रेजेंटेशन करोगे। और बहुत स्पष्ट मैंने आपसे कह दिया है, क्लाइंट से कह दो कि भैया तेरे संभावना, मेहनत करेंगे। उसके बाद और एक बात और सुन लीजिए, गुलदस्त पेड़ जैसे फसल उगती है वैसे ही केस उगता है। FIR हो गई, चालान हो गया, गवाही कमिटल हो गया, फिर बड़ी, जब फसल बड़ी हो जाएगी तभी तो समझ में आएगा कि कितने अच्छे दाने लगे उसमें और कैसी फसल आएगी। और एंड टाइम पे आंधी आ गई और बारिश आ गई, या डिफरेंट नेगेटिव थॉट के जज आ गए या कुछ हो गया, तो उसमें क्या करोगे? तो आपका 100% अपनी मेहनत करने की बात करनी है और वहीं तक अपना विश्वास जिंदा रखना, और वही हम वकील हैं। पहचान वाला, विश्वास वाला, यदि ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंटली केस नहीं लड़ सकते तो मेरी एक एडवाइस है कि आप अपने साथी को केस दिला दीजिए और उससे अपनी पैसे तय कर लीजिए कि भाई मैं तेरे को केस दिला रहा हूँ, 2,000 रुपये 4,000 रुपये मेरे होंगे, ये ज्यादा बेटर है। तो अपन को इससे क्लाइंट में कॉन्फिडेंस भी रहेगा और इस जो सामने वाले वकील साहब हैं उसमें अपन एक
केस दिलाने का एहसान भी कर देंगे, और जैसे ही उसके पास केस आएगा तो उससे कहते हैं तेरी पहचान वाले आए, तू मेरे पास ले आना, और दो माइंड हो जाएंगे केस लड़ने के। आपका माइंड भी चलेगा और आपका भी चलेगा, तो फ्री में एक वकील मिल रहा है एक ही फीस में, तो इसमें क्या दिक्कत हो रही है? जैसे फीस लेते समय जो फीस तय होती है, हम्म, तो अगर बार्गेनिंग हो गई तो क्या करना चाहिए, अपनी बात पे रहे या उसकी बात पे? डिपेंड ऑन आपकी पास फुर्सत कितनी है। जैसे अपन तैयारी करके जाते हैं परीक्षा में, तो हम जब तैयारी करके जाते थे तो यदि प्रश्न का उत्तर होता था तो कॉपियां भरते जाते थे। जैसे आर्ट्स के एक पेपर में जब हमारे जमाने में कभी हुआ करता था, तो उन्होंने कहा दो राजाओं की लड़ाई हुई और दोनों की तलवार निकली और टन टना टन टन टना टन टन टना टन टन टना टन, तीन कॉपी टन टना टन में भर गई। तो उसने एक ने कहा यार तुमने टन टना टन की, फिर रुको यार, बस थोड़ी देर आराम हुआ क्योंकि 5 बजे के बाद युद्ध बंद हो जाता था। अगले दिन आवाज आई का खन खना कन खन खना कन खन खना कन। तो भैया मेरा कहने का ये है कि आपके पास यदि फुर्सत है तो आप उसका केस फ्री में भी लड़िए, क्योंकि आपको बिजी रहना है, कोर्ट में प्रेजेंटेशन देना है, और लोग समझ रहे हैं, देख रहे हैं, कर रहे हैं, और उसमें कामयाबी मिल गई तो उसकी वजह से आपके 2 केस और भी तो आएंगे। शुरुआती तौर पे जितने केस में हो जाए उतने पैसे में आप कर लीजिए, बस क्लाइंट को लूटने की कोशिश मत करिए। क्लाइंट की हैसियत के हिसाब से पैसे लीजिए, क्योंकि समाज में अपन को कहीं ज्यादा फीस मिलती है, कहीं कम फीस मिलती है। जैसे मेरे पास 125 के जितने भी मेंटेनेंस की केसेस आते हैं, लगभग मैं ना के बराबर कोई पैसे देता भी नहीं है, जो होते ही नहीं है तो क्या देंगे। तो वो 1000 की बेटियों टाइप की तो आती हैं, तो उन लोगों से क्या पैसे लेंगे। जैसे एक केस कितना टफ है कि ससुराल वालों से भगा दिया घर, और घर में दोनों भाई अलग रहते हैं और दोनों भाभी अलग रहती हैं, वो कहती है तुम मायके में नहीं रहेगी, तो उसको कहाँ भगाते हैं। समाज के प्रति जिम्मेदारी भी होती है, और ये जिम्मेदारी समझोगे तो ज्यादा बेहतर समझदार और जिम्मेदार आदमी बन पाओगे। जिसकी घर में इज्जत होती है उसकी समाज में इज्जत होती है। तो मेरा सबसे पहला कहना है कि घर का नेतृत्व तो कर लो, और घर में इज्जत पालोगे तो समाज में अपने आप आपकी इज्जत हो जाएगी। तो मैंने बता दिया फीस लेने के लिए बेल में लेनी है पर पेशी। दूसरा, ग्वालियर बेचते वक्त वकील साहब से पैसे तय कर लेंगे कि हम 3000 में देंगे, जिस 10,000 में मैंने तय किया गुना से और ग्वालियर से कराने का, तो मेरे पास आ गए हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि हाई कोर्ट के जो वकील होते हैं उसमें उनका नेचर भी देख लीजिए, और नहीं 3000 देना नहीं है, जितने आप तय कर लो। 1000 रुपए में भी काम कर लेते हैं, वो तो 1000 रुपए में भी काम कर लेते हैं, 5000 में भी करते हैं, 50,000 भी लेते हैं, 5 लाख भी लेते हैं, जैसा केस हो, जिस टाइप का वकील हो। पर केस की ग्रेविटी के हिसाब से वकील करना चाहिए। वकील इसलिए करना चाहिए जैसे आप नए लोग हो, तो अब आप नए लोग हो तो आप वकालत सीखनी है, करनी है, अपने आप को बिजी रखना है, तो उस हिसाब से पैसे लेने ही चाहिए। और मेरे तो सीनियरों से भी निवेदन करूंगा कि मैं अपने जूनियरों को कुछ खर्चा पानी दें, जिससे कि एक परंपरा चल पड़े। तो अपन मंडे को मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के बारे में बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस क्या होती है, और 65 या 63 अब जो हो गया उसके बारे में क्या होता है, और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का, और साथ में फॉरेंसिक एविडेंस जो रहती है उसमें क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे करना चाहिए। ये इसका अलग अलग टॉपिक रहेगा, तो थोड़ा बहुत अपने अपने हिसाब से पढ़कर भी आना, जिससे मैं आपको समझाऊं तो जो एक बार पढ़ा हुआ है प्रिया तो वो समझ में आए। लक्ष्मी ठीक है, और कुछ आज का समय समाप्त करा जाए। यस। वो अवेलेबल होने के लिए, इसके लिए बहुत सारे आपके ऐप आ गए हैं। एक तो गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं, एक सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट है, वहां पे जा सकते हैं, उसमें कई तरीके से रूलिंग्स हैं। दूसरा, लीगल एक सॉफ्टवेयर है जो 5,000 रुपये साल का मोबाइल वर्जन और लैपटॉप वर्जन इकट्ठा दे देता है, तो आप उससे सर्च कर सकते हैं। उसमें 60-65 जर्नल्स के बारे में आता है। दूसरा, एक मित्रा है, मित्रा है, कौन सा मित्रा है, बहुत अच्छा है वो, एक सुप्रीम कोर्ट ऑनलाइन है। तमाम तरीके के आ गए हैं, पर लीगल लाइव लॉ तो एक इंफॉर्मेशन है लॉ न्यूज की,
पर उसमें भी रूलिंग्स अच्छी आती हैं। अभी आपको मेरे हिसाब से एक्ट्स पढ़ने चाहिए, वेयर एक्ट्स एंड कमेंट्री में पढ़ना चाहिए। अब सीआरपीसी जैसे में आईपीसी तो बीएनएस नहीं आ गया, पर लगभग थोड़ी बहुत धाराएं बदली हुई हैं। तो आपको वुडरॉफ अली की तो एविडेंस एक्ट पढ़नी चाहिए जो बहुत डिटेल में। वुडरॉफ अली सीआरपीसी अय्यर की एक ही बार प्रिंट हुई है, उसके बाद आई नहीं है, काफी साल से एडिशन नहीं आया है अय्यर की सीआरपीसी। और रतनलाल वाली आईपीसी, ये 3 तो पढ़ना चाहिए। इसके अलावा आप लोगों को एमपीएलआरसी भी पढ़नी चाहिए, क्योंकि रेवेन्यू के केस बहुत अच्छे आते हैं, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है उसमें। आपको खनिज को क्या कहते हैं, खनिज के भी केस, खनिज एक्ट भी पढ़ना चाहिए, जो कलेक्टर के यहाँ केस चलते हैं जुर्माना वुर्माने के लिए, उसमें भी आपकी वकालत, क्योंकि अपने शहर में उतनी वकालत के केसेस है ना। फूड के भी आपको फूड सेफ्टी एक्ट भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि फूड सेफ्टी एक्ट हो गया, मिनरल वाला मतलब जी हो गया, खनिज वाला हो गया, जिला बदर वाले तो सीआरपीसी में ही है, उसको पढ़ना चाहिए। और ये देखना चाहिए कि मैं इस मामले में यही बताऊंगा कि जिला बदर जो करते हैं उसमें अपन को क्या क्या रूलिंग्स हैं और क्या क्या जवाब देना चाहिए, उसके बारे में भी बताऊंगा। सभी चीजें आज पूछनी है क्या? सभी कुछ आज पूछना है? मैं सोच रहा था 1 आध साल पढ़ाऊं। थैंक यू वेरी मच।